लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक ये देखा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव, और उसके बाद हमने एटॉमिक रेडियस स्टार्ट कर दिया था। तो एटॉमिक रेडियस में हमने 3 तरह के रेडियस देखे थे, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैंडर वाल रेडियस। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन तीनों में जो सबसे बड़ा रेडियस है वो आपका वैंडर वाल रेडियस है। वैंडर वाल रेडियस से छोटा रेडियस मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस से स्लाइटली लेस जो वैल्यू है वो आपका कोवेलेंट रेडियस का। नेक्स्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया था आयनिक रेडियस का। तो आयनिक रेडियस मतलब रेडियस ऑफ आयन्स। आयन 2 टाइप के हैं, कैटायन और एनायन। तो दोनों को एक एक करके हमने समझा था। तो यहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आयनिक रेडियस। तो क्योंकि आयनिक रेडियस पे कई बार क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द आयनिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग, तो आयनिक रेडियस से हम लोग शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस इसमें नेक्स्ट है आपका आयोनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस का जो डेफिनेशन है वो सिंपल सा है, रेडियस ऑफ आयन, ठीक ना। आयन का जो रेडियस है उसको हम लोग बोलेंगे आयोनिक रेडियस। आयन 2 टाइप के हैं, कैटायन और एनायन। तो दोनों को एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है आपका कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। उसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपका इसमें सबसे पहला है रेडियस ऑफ कैटायन। तो कैटायंस के लिए अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हालांकि इसको मैंने बताया है, ये ऑलरेडी हो चुका है, फिर यहीं से स्टार्ट करें हम लोग। तो कैटायन के केस में देखो, आपके पास जैसे मान लो कोई एटम ए है, ए से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ए प्लस बनेगा, ए प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ए टू प्लस बनेगा, इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ए थ्री प्लस बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर, ए का एटॉमिक नंबर अगर जेड है तो ए प्लस का भी एटॉमिक नंबर जेड होगा, ए टू प्लस का भी जेड होगा, ए थ्री प्लस का भी एटॉमिक नंबर जेड होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो देखो, z की वैल्यू मान लो 10 है, तो पहले अपने पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? तो इलेक्ट्रॉन बच गए अपने पास 9, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 10। जैसे z की वैल्यू 10 थी तो प्रोटॉन अभी भी 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 9। तो अब पहले 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन खींच रहे थे, अब 9 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं? 10। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगा। इसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 8, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 10। तो 10 मिलकर 8 को खींचेंगे, तो इस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो और बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते एक इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालते जाएंगे तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे अपने पास वो बचेंगे 1। ठीक, मान लो अगर 9 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 1। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं? 10। तो यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को एक्सीड करेगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो इस कारण से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पे अपने पास अगर देखा जाए रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए प्लस, रेडियस ऑफ ए टू प्लस, रेडियस ऑफ ए थ्री प्लस, तो इसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करेंगे जो एटॉमिक रेडियस है तो रेडियस यहाँ पे छोटा होता चला जाता है। इसका रीज़न, तो अगर कोई पूछ ले इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज एक्सीड्स, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सीड्स द नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सीड्स द नेगेटिव चार्ज, hence z effective increases, ठीक, and ionic radius, तो ionic radius decreases। ठीक, तो सिंपल सा लॉजिक है इसका कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को एक्सीड कर जाएगा, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, और साइज में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आता चला जाएगा। अब इसी का अगर उल्टा अगर हम बात करें
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी एटम पे ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को एक्सीड कर जाएगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने के कारण वहाँ पे साइज में एक्सपेंशन आ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करते जाएंगे जो एटॉमिक रेडियस है उसमें एक्सपेंशन आता चला जाता है। तो इसी का बिल्कुल उल्टा अगर यहाँ पे देखा जाए सेकंड, तो सेकंड है फॉर एनायंस। तो एनायंस के लिए अगर बात करें तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एटम से, है ना, कोई भी एटम से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाएंगे उसका जो रेडियस है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है सर, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस रिजल्ट को सीधा ही हमें यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें एनायंस के लिए, तो एनायंस के लिए अगर बात करें हम, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई एटम है ए, ठीक, ए में एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से यहाँ ए माइनस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को हमने और ऐड कर दिया तो यहाँ से अपने पास A2 माइनस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया तो यहाँ से A3 माइनस बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, अब मान लो इसका एटॉमिक नंबर है Z, तो इसका भी एटॉमिक नंबर Z, इसका भी एटॉमिक नंबर Z। अब मान लो Z की वैल्यू 10 है, तो पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आ गया तो अब 10 को कितने को खींचना पड़ेगा, 11 को। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। इस कारण से साइज में एक्सपेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो RA होगा, रेडियस ऑफ A, रेडियस ऑफ A माइनस, रेडियस ऑफ A2 माइनस, रेडियस ऑफ A3 माइनस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे तो जो साइज है उसमें एक्सपेंशन आता चला जाता है। ठीक, तो किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे तो साइज में एक्सपेंशन आता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई पूछे आपसे O माइनस O2 माइनस, ठीक, तो O माइनस O2 माइनस में बड़ा रेडियस किसका होगा, O2 माइनस। इसी तरह से अगर देखा जाए इसमें S माइनस S2 माइनस, तो बड़ा जो रेडियस है वो किसका हो जाएगा, S2 माइनस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे साइज जो है वो एक्सपेंड होता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आयनिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक रेडियस, तो इसमें नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक रेडियस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है आपका वो है शेल नंबर। तो शेल नंबर जब इंक्रीज करेगा तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो इसमें जो रेडियस है वो सबसे बड़ा किसका मानेंगे हम, I माइनस का। क्यों, क्योंकि भाई शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अपने पास Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, तो इसमें जो आयनिक रेडियस है तो आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा जो है वो Cs प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखा जाए इसमें O2 माइनस, S2 माइनस, Se2 माइनस और Te2 माइनस, तो इसमें सबसे बड़ा जो आयनिक रेडियस है वो किसका हो जाएगा, Te2 माइनस। इसी तरह से अगर पूछा जाए Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस और Ba2 प्लस, तो इसमें जो आयनिक रेडियस है तो आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा जो है वो आपको किसको मिलेगा, Ba2 प्लस, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप जो शेल नंबर है वो इंक्रीज करता है और शेल नंबर इंक्रीज करने के कारण जो रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। इसके अलावा ये डिपेंड करेगा चार्ज पे। तो सेकंड फैक्टर है चार्ज। तो चार्ज की बात तो अभी हमने की। अगर कैटायंस के लिए बात करें, फॉर कैटायंस, तो कैटायंस के लिए जो आयनिक रेडियस है तो आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, प्लस चार्ज जितना बढ़ाते जाएंगे आयनिक रेडियस उतना ही कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे पूछे कि ये बताओ Al प्लस, Al2 प्लस, Al3 प्लस, ठीक, इसमें रेडियस सबसे बड़ा किसका होगा। तो अभी बताया जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे जो रेडियस है वो छोटा होता चला जाएगा।
तो सबसे बड़ा रेडियस Al+ का मिलेगा और सबसे जो कम रेडियस है वो Al3+ का मिलेगा। इसी तरह से Mn2+, Mn4+, Mn7+, तो इसमें जो रेडियस है वो सबसे बड़ा किसका मिलेगा आपको? Mn2+ का। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे K2Cr2O7 और यहाँ पे अपने पास Cr2O3, इन दोनों क्रोमियम में किस क्रोमियम का रेडियस बड़ा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रोमियम जो है वो 6+ में, जबकि यहाँ पे जो क्रोमियम है वो किस में आपका 3+ में। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस पे ज़्यादा है। तो जब हमने देखा है भाई चार्ज अगर बढ़ेगा तो जो रेडियस है वो क्या होगा? घट जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका जो रेडियस है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से CO और CO2, ठीक ना, तो दोनों ही मॉलिक्यूल में कार्बन एटम है, ठीक। अब अगर कोई पूछ ले कि किस कार्बन का जो रेडियस है वो ज़्यादा है और किस कार्बन का रेडियस कम है, तो यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है और यहाँ पे कितना है? +4। तो ये +2 में है या +4 में है, तो जो आयनिक रेडियस है या जो एटम का जो रेडियस होगा वो कार्बन +2 का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड जो फैक्टर था वो अपना कौन सा था? चार्ज, ठीक। एनायंस के केस में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो फॉर एनायंस, तो एनायंस की अगर बात करें हम, तो एनायंस में जो आयनिक रेडियस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसमें यहाँ पे अपने पास जो B है, तो B आपका फॉर एनायंस, तो एनायंस की अगर बात करें तो आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो आपके पास, जैसे कि एग्जांपल से समझे, जैसे यहाँ पे अपने पास N-, N2- और N3-, ठीक। तो अभी हमने बात किया था कि जैसे जैसे हम लोग माइनस चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे, जो रेडियस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें जो आयनिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? N3- का। इसी तरह से O-, O2-। तो इन सब को क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझना है कि यहाँ पे अपने पास O- है, यहाँ पे O2-। अब आपसे पूछा जाए भाई रेडियस बड़ा किसका है, तो O-, O2- में जो रेडियस है वो बड़ा किसका हो जाएगा? O2- का हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे S- S2- है, तो S- S2- में हमें दिख रहा है कि भाई इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इस कारण से इसका रेडियस बड़ा होगा और S- का रेडियस छोटा होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कोई कुछ होगा इसमें, सिंपल सा टॉपिक था ये। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो देखो जो लास्ट फैक्टर है इस पे कई बार क्वेश्चन बनता है, तो इस फैक्टर को हमें ध्यान से समझना है और रिजल्ट को याद भी रखना है। तो इसमें जो लास्ट फैक्टर है थर्ड, तो थर्ड है इसमें फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसको एक एग्जांपल से समझे, ठीक। एग्जांपल के लिए जैसे अपने पास C4-, N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये बताओ कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। नाइट्रोजन का कितना है भाई? 7, 8, 9, 10, सॉरी नियॉन इसमें नहीं है क्योंकि नियॉन जो है वो आयन नहीं, तो ये अपना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछे तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से ही थे, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो 6 + 4 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 7 + 3 तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 10। 8 + 2 तो 10, 9 + 1 तो 10। अच्छा इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 11 में से एक चला गया तो कितना बच गया? 10। यहाँ पे अपने पास 12 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है,
इसमें से 2 चले गए तो कितने बचे 10, 13 में से 3 गए तो कितने बच गए 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सबके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 10, ठीक। तो ये सब अपने हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, तो कार्बन के केस में जो प्रोटॉन्स है तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है, नाइट्रोजन के केस में 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे 8, 9, 11, 12 और 13। अब देखो यहाँ पे सभी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में 10 ही है। यहाँ पे अपने पास 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि यहाँ पे 13 प्रोटॉन मिलकर, ठीक ना, कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है 10। तो इलेक्ट्रॉन तो 10 ही थे, लेकिन यहाँ पे इन 10 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं, जबकि यहाँ इन 10 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा और इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस है वो आपको C4- में मिलेगा और सबसे कम एटॉमिक रेडियस जो है वो Al3+ में मिलेगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट अपने पास आता है कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो एटॉमिक रेडियस या जो आयनिक रेडियस होगा, ठीक, तो एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ऐसा इसलिए कि अगर स्पीशीज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। अब जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो इस कारण से उसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। और जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखें, तो एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं इसमें, जैसे यहाँ पे अपने पास सिलिकॉन, ठीक, तो Si4- P3- ना, ये फॉस्फाइड, इसके बाद सल्फाइड H2-, क्लोराइड Cl-, ठीक। इसके अलावा अपने पास K+, Ca2+, Sc3+, इसमें कंपेयर करना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 14, इसका कितना है 15, 16, 17, अच्छा पोटेशियम का 19, 20 और इसका कितना हो जाएगा 21, ठीक। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखी जाए तो सिलिकॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14 + 4, तो 14 + 4 ये कितना हो जाएगा 18, 15 + 3 तो ये भी कितना हो गया 18, 16 + 2 तो 18, 17 + 1 तो ये भी 18, 19 - 1 तो ये भी 18, 20 - 2 तो ये 18, 21 - 3 तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है कितनी 18, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब प्रोटॉन्स की संख्या अगर देखें हम तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है तो यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 19, 20 और 21, ठीक। अब इसमें ये बताओ कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में सेम है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 21, तो इस कारण से यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक। अब इसमें अगर साइज देखा जाए तो जो साइज है वो सबसे ज़्यादा आपको किसका मिलेगा Si4- और सबसे कम जो साइज है वो किसका मिलेगा Sc3+। तो सीधा सीधा है, अगर अब देखो इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। जैसे हमने देखा कि जो स्पीशीज़ हैं आपके वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस होगा इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा, ठीक। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। तो ये था अपना एटॉमिक रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जिसको हमें याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है
तो अगर ये ट्रेंड हमें याद है तब तो क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रेंड नहीं याद है तो थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, तो टाइम अपना सेव हो इस कारण से कुछ ट्रेंड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो हमें याद होने चाहिए। अगर एग्जाम में आता है तो एज इट इज़ हमें उसको मार्क कर देना है, सही आंसर बताना है। तो नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स टू बी रिमेंबर्ड। तो सम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स टू बी रिमेंबर्ड। तो इसमें देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है अपने पास, तो जैसे यहाँ पे लिथियम के नीचे कौन है भाई, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अपने पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक। अब देखो होता क्या है कि एटॉमिक रेडियस को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जेड इफेक्टिव हो गया, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण जो साइज़ है वो डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम मूव करने पर शेल नंबर बढ़ता है, और जब शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज़ इंक्रीज करेगा, तो टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज करेगा। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पीरियड एलिमेंट्स हैं, इनके पास डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, जिनकी शील्डिंग पुअर होती है, जिसके कारण वैलेंस शेल पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे एक इर्रेगुलर ऑर्डर हमें मिलता है, तो ऑर्डर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो इतना तो हमें पता ही है कि लेफ्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जो साइज़ है वो इंक्रीज करेगा। तो लिथियम से छोटा कौन होगा, बेरिलियम, और सीसियम से छोटा कौन होगा, बेरियम, ठीक। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा, तो लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा सीसियम। इन सब में अगर कंपेयर किया जाए तो देखो सबसे छोटा इसमें कौन है, बेरिलियम, तो बेरिलियम से बड़ा हो जाएगा लिथियम, लिथियम से बड़ा कौन है, मैग्नीशियम, क्यों, क्योंकि शेल नंबर बढ़ जाएगा। मैग्नीशियम से बड़ा कौन है, सोडियम, सोडियम से बड़ा कौन है, कैल्शियम। अब इसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम से बड़ा पोटेशियम है, ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड है इनका अगर डेटा देखा जाए तो कैल्शियम से बड़ा होता है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा है बेरियम, बेरियम से बड़ा है पोटेशियम, रुबिडियम, और इसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन सा है, सीसियम, ठीक। तो इसका जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके का है, इसको हमें याद भी रखना है कि बेरिलियम से बड़ा कौन है, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा पोटेशियम है, लेकिन कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सबसे बड़ा इसमें कौन है, आपका सीसियम है। अच्छा, कैटायंस की अगर बात करें हम, फॉर कैटायंस, तो अगर कैटायंस की बात करें तो देखो कैटायंस में अपने पास लिथियम Li+, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, यहाँ पे अपने पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक। जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो ऑर्डर था आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक। मतलब कि ये छोटा है और हम छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, ठीक। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन सब में सबसे बड़ा जो आयन है वो है सीसियम, ठीक। सीसियम से छोटा है बेरियम, बेरियम से छोटा है रुबिडियम, इससे छोटा है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से छोटा है पोटेशियम, पोटेशियम से छोटा कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम से छोटा कौन है, सोडियम, सोडियम से छोटा कौन है, मैग्नीशियम। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, लिथियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम छोटा है और लिथियम बड़ा है, ठीक ना। इस एक्सेप्शन को हमें ध्यान रखना है। और लिथियम से छोटा कौन है, बेरिलियम, ठीक। तो ये जो ऑर्डर है आपका यहाँ लिख दिया है, इट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब कि जो एरो है ये हमें बड़े से छोटे की तरफ बता रहा है, ठीक। डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटा। एरो है वो बड़े से छोटे की तरफ बता रहा है कि सीसियम बड़ा है और बेरियम जो है वो छोटा है, ठीक। एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ पे है लिथियम और मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम अगर देखा जाए
बायो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से अगर एनायंस की बात करें हम, ठीक ना, फॉर एनायंस, तो एनायंस की अगर बात करें तो देखो एनायंस में आपके पास जो कुछ एनायंस हैं कॉमन जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो C4 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, ठीक, F माइनस के नीचे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, S2 माइनस, Sc2 माइनस और यहाँ पे P3 माइनस, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अभी बताया कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो लेफ्ट टू राइट ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनेंगे आयंस जो हैं, तो इस कारण से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज जो है वो घटेगा। टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्योंकि शेल नंबर बढ़ेगा और शेल नंबर के बढ़ने के कारण जो रेडियस है वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक। लेकिन अगर क्रॉस में पूछा जाए, ठीक ना, क्रॉस में आपको बताना है, तो क्रॉस में जो शेल नंबर है वो डोमिनेट करता है। जिसका शेल नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा, जिसका शेल नंबर कम होगा उसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए O2 माइनस और Cl माइनस में जो शेल नंबर है वो ज़्यादा किसका है? Cl माइनस का। इस कारण से Cl माइनस बड़ा होगा और O2 माइनस छोटा होगा। इसी तरह से N3 माइनस, H2 माइनस और Br माइनस, इसमें बड़ा कौन है आपका? Br माइनस, और इसमें छोटा कौन है अपना? N3 माइनस। इसी तरह से C4 माइनस, P3 माइनस, Sc2 माइनस, I माइनस, तो इसमें जो बड़ा आयन है वो कौन है आपका? I माइनस, और छोटा कौन है? C4 माइनस। कोई पूछता है इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न हम क्या बताएंगे कि शेल नंबर इंक्रीज़ करेगा, तो शेल नंबर के इंक्रीज़ करने से जो रेडियस है वो भी अपना क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे इसका जो शेल नंबर है वो सेकंड है, इसका शेल नंबर थर्ड है, इसका शेल नंबर फोर्थ है, इसका शेल नंबर क्या है? फिफ्थ है। तो शेल नंबर बढ़ेगा तो जो रेडियस है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये ट्रेंड भी हमें ध्यान रखना है, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक समरी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो जो समरी है इसमें देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एटम कौन सा है, तो हमने देखा है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज करता है। तो लार्जेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल इज सीसियम, ठीक। अच्छा, इसके बाद स्मॉलेस्ट एटम, ये सब फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो स्मॉलेस्ट एटम जो है वो है हाइड्रोजन, ठीक। इसके बाद स्मॉलेस्ट कैटायन, तो स्मॉलेस्ट कैटायन इन द पीरियोडिक टेबल, तो स्मॉलेस्ट कैटायन जो है ये आपका H+ है। इसके बाद लार्जेस्ट कैटायन, तो लार्जेस्ट कैटायन इन द पीरियोडिक टेबल, तो लार्जेस्ट कैटायन जो है ये CS+ है, ठीक ना। ये सब हमें याद होना चाहिए बिल्कुल, ये सब फैक्ट्स। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा जो कैटायन है ये CS+ होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि लार्जेस्ट एनायन, तो लार्जेस्ट एनायन इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा जो एनायन है ये I- होता है, ठीक ना। तो एनायन से केस में जो सबसे बड़ा एनायन है ये आपका होता है I-। स्मॉलेस्ट एनायन जो है ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा नया है, तो स्मॉलेस्ट एनायन इन द पीरियोडिक टेबल, तो स्मॉलेस्ट एनायन जो है ये F- होता है, ठीक। यहाँ मैं लिख रहा हूँ नॉट H-, ठीक। H- जो है वो स्मॉलेस्ट एनायन नहीं है। ये क्वेश्चन हम जनरली गलत कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे छोटा एनायन कौन सा है। अब ऑप्शन में हमारे पास F- भी होता है, H- भी होता है, ठीक। हम सबसे छोटा एनायन जो है वो H- को मार्क कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सेकेंड पीरियड में। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए H- में इलेक्ट्रॉन है 2 और प्रोटॉन कितना है? A, तो यहाँ पे जो E/P रेशियो है वो 2/1 यानी 2:1 का हो जाता है। तो E/P रेशियो 2:1 का जो है वो काफ़ी ज़्यादा है।
देखो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संभाल लेगा, लेकिन प्रोटॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के आ गए, तो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाता है। ठीक, इस कारण से जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो साइज है वो एक्सपैंड कर जाता है, और इस कारण से H माइनस का जो साइज है वो हमें काफ़ी बड़ा मिलता है। H माइनस का जो साइज है वो कितना बड़ा है, तो इसका आइडिया हमें लगता है कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो F माइनस से बड़ा कौन है, Cl माइनस, Cl माइनस से बड़ा कौन है, Br माइनस, Br माइनस से भी बड़ा जो आयन है वो कौन सा है, H माइनस। ठीक, तो जो हाइड्राइड आयन है H माइनस आयन, ये देखने में तो छोटा लगता है, पर हाइड्राइड एक काफ़ी बड़ा आयन होता है। H माइनस का जो साइज़ है वो Br माइनस से भी बड़ा है, और I माइनस से जो है वो छोटा है। तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट कैटायन इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो तो हम बता देंगे H+, लेकिन अगर कोई बोलेगा स्मॉलेस्ट एनायन इन द पीरियोडिक टेबल, तो स्मॉलेस्ट एनायन जो है वो H माइनस नहीं है, स्मॉलेस्ट एनायन जो है वो अपना कौन सा है, F माइनस है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है इसको ये है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड टॉपिक है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट इसमें जो है सेकंड, तो सेकंड में बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जैसे आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें उसे देनी पड़ती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom। ठीक, तो what is ionization energy, the amount of energy, definition लिख दिया यहाँ पे, the amount of energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom is known as ionization energy। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है A। ठीक, इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव कर दिया तो A से ये क्या बन जाएगा, A+। ठीक, इस दौरान जो एनर्जी इसमें दी जाएगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक ना, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज पॉजिटिव जनरली। ठीक, जनरली ये जो डेल्टा H की वैल्यू है ये पॉजिटिव होती है। ठीक ना, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इतना आसान काम नहीं है, तो इसीलिए उसको वहाँ से हटाने के लिए कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इस एनर्जी का अगर हम लोग यूनिट देखें, ठीक ना, तो आपको पता है भाई एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल या किलो जूल, कैलोरी या किलो कैलोरी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इसका जो यूनिट है तो वो जूल हो सकता है, इसके अलावा कैलोरी हो सकता है, ठीक ना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमने वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। इंटर कन्वर्जन आपको पता है कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ये हमें पता है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, लगभग
4.2 जूल, और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमें याद होना चाहिए। अब देखो, अगर हम पर मोल की बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि 1 मोल गैसियस एटम लिए और उसमें हमने कुछ एनर्जी दी और जो A है वो A+ में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। तो ऐसे केस में जो एनर्जी हम बताएंगे वो जूल या कैलोरी में बताएंगे, ठीक, क्योंकि जूल बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है, ठीक। तो अगर हमें बताना है कि 1 मोल गैसियस एटम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक, तो जो एनर्जी दी गई तो वो हम किस में बताएंगे, जूल या फिर कैलोरी में। लेकिन अगर किसी एटम से, एक एटम की बात करेंगे या एटॉमिक लेवल पे जब हम बात करेंगे, तो किसी एटम से जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, ठीक, तो जो एनर्जी दी गई, तो यहाँ पे हम लोग जूल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है और जूल जो है वो बड़ा है, तो एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, और अगर मास लेवल पे बात करेंगे तो मास लेवल पे यूनिट क्या लेंगे, जूल या फिर कैलोरी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो देखो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फीचर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यहां तक हमने ये देखा कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी उसे देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके फीचर्स क्या है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक ना, फर्स्ट पॉइंट कि, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पॉइंट ये है इसमें कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज का मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इस पॉइंट पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। पहले इस चीज़ को हम समझ लें कि कहने का मतलब क्या है, कि जैसे कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम था A गैसियस, ठीक, इससे 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो यहाँ से A+ गैसियस बन जाएगा, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो A2+ गैसियस बन जाएगा, ठीक ना। इससे एक और इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, A3+ गैसियस एंड सो ऑन, ठीक। अब इसमें कुछ टर्म्स है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देंगे उसको बोलेंगे IE1, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे IE2। IE2 मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जो एनर्जी देंगे उसको बोलेंगे IE2। सिमिलरली IE3, IE4। तो IE3 मतलब कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो इसमें जब आपने पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया तो जो एनर्जी दी इसको बोलेंगे IE1, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी जो देंगे उसको क्या बोलेंगे, IE2। IE2 मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको IE2 बोलेंगे, ठीक। इसी तरह से ये अपना IE3 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक। तो पॉइंट ये था कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक। इसका मतलब कि IE1 से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, IE2। IE2 से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, IE3। IE3 से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, IE4 एंड सो ऑन, ठीक। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक। इसका रीजन सिंपल सा है कि जैसे मान लो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, ठीक। तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z। तो इन सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो तो Z ही है। अब मान लो Z की वैल्यू 10 है, ठीक। तो 10 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 9, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10। तो 10 मिलकर 9 को खींच रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जब मुश्किल हो जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी।
एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम निकालते जाते हैं, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी सारे के सारे होंगे ना, 10 के 10 प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? एक। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन खींच रहे होंगे, तो उसको निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस कारण से जो है उस पर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक, वैसे वैसे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज करती चली जाती है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में समझा जाए, कोई डाउट होगा तो उसको चैट सेक्शन में आप लोग पूछ भी सकते हो। इसमें जैसे आपका Na+, तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी है, तो आप किसकी बताओगे? Na+ की। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे H, इसमें O, O-, O2-, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? O की हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता चला जाएगा, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। इसी तरह से अगर पूछूं आपसे N, N-, N2-, N3-, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? N की होगी। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे कि जेनॉन और जेनॉन प्लस, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका होगा? जेनॉन प्लस। अब देखो यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन का भी कोई रोल नहीं है। जेनॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस का है, जबकि जेनॉन प्लस का कोई भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका है? जेनॉन प्लस का, क्योंकि इस पर ऑलरेडी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं है। तो जेनॉन और जेनॉन प्लस में जो IE है वो ज़्यादा किसकी होगी? जेनॉन प्लस की। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे जो है एक चीज़ और लिख रहा हूँ कि फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, अगर आपके जो स्पीशीज़ हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट वैलिड है। इसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें बताओ Mn2+, Mn4+, Mn7+, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा? Mn7+ का। इसी तरह से अगर पूछे आपसे क्रोमियम 3+, क्रोमियम 6+, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? क्रोमियम 6+ की। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि अगर आपका जो आपके जो स्पीशीज़ है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक। देखो अगर जो स्पीशीज़ हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो समय सेम ही होगी। अब जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जब मुश्किल हो जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें बताओ, यहाँ पे अपने पास Cl-, K+ और Ca2+, ठीक। इसमें हमें IE कंपेयर करना है, तो यहाँ पे Cl- जो है 17, 19 और 20, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18, 18 और 18, 20 में से 2 का कितना बच गया? 18, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो तो 18 ही है, ठीक। अब इसमें यहाँ पे अपने पास जो प्रोटॉन की संख्या है, तो यहाँ पे 17, 19 और 20, तो यहाँ 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि यहाँ पे जो 20 प्रोटॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे 20 मिलकर 18 को खींच रहा है, इस कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इस कारण से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमको ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Ca2+ की, और सबसे कम किसकी होगी? Cl- की। इसी तरह से क्वेश्चन और देख रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे अपने पास F माइनस, ठीक, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, 11, 12 और 13। इसी में नियॉन भी ले लेते हैं, तो F माइनस 9 नियॉन, तो नियॉन जो है वो कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है तो ये हो गया 9, 10, 11, 12 और 13। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, तो 9, 10, इसमें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे अपने पास 9 तो पहले से ही थे, 9 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, 10, 11 में से गए तो 10, 10 और 10, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में बराबर ही हैं, 10 हैं, ठीक। प्रोटॉन्स अगर देखें तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10, 11, 12 और 13, तो यहाँ पे 13 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि यहाँ पर 9 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा आपको Al3+ मिलेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम कहाँ मिलेगा, F- मिलेगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास जो स्पीशीज़ है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो सीधा ही हम बोलेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि स्पीशीज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, ठीक ना। अगर ये आपको दिख गया एग्जाम में कि स्पीशीज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली हो जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो उसके लिए अगर देखो क्वेश्चन में अगर एटम्स अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक, और उन पे कुछ चार्ज वगैरह भी दिया हुआ है, तो पहला काम ये है कि हम ये चेक करें कि क्या वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, ठीक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले चेक करना है, और अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो निकल गए तो सीधा ही हम बोलेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो देखो सेकंड पॉइंट ये है कि देखो फिर से मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे अपने पास जैसे मान लो A है, ठीक। A गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया तो यहाँ से A+ गैसियस बनेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव किया तो A2+ गैसियस बनेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव किया तो A3+ गैसियस बनेगा, एंड सो ऑन, ठीक। अब इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो I1 है, ठीक। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो I2, यहाँ पे जो एनर्जी दी वो I3 एंड सो ऑन, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी। अब जो A के लिए I1 है, ठीक ना, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कि IE1 ऑफ A+ गैसियस is same as IE2 of A gaseous, ठीक। पॉइंट ये है कि A+ का जो IE1 है, IE1 का मतलब क्या हुआ, IE1 का मतलब ये हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो A+ के लिए जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो A के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो A के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो IE1 ऑफ A+ इज सेम एज IE2 ऑफ A, ठीक। इसी तरह से जो IE1 ऑफ A2+ गैसियस होगा, इट विल बी सेम एज IE1 ऑफ A+ गैसियस। इसको भी समझ ले इस पॉइंट को, ठीक है। सिंपल सा है, लॉजिक सिंपल सा है इसका कि यहाँ पे अपने पास IE1 ऑफ A+, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये IE2+, ठीक ना, ये IE2 है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर देखें हम कि प्लस के लिए जो IE1 होगा
ठीक, वो A+ के लिए क्या हो जाएगा I2। भाई A2+ का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक, वो A+ का कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि I1 ऑफ A2+ विल बी सेम एज I2 ऑफ A+। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि भाई इसका अगर ये I1 है तो A+ का क्या होगा। तो बता सकते हैं कि अगर A2+ का कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो A+ के लिए वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा। तो A+ के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो I2 हो जाएगा, लेकिन A2+ के रेस्पेक्ट में जब देखेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, IE1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फीचर ये है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो हमने ये देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी इज जनरली पॉजिटिव। तो अगर किसी न्यूट्रल एटम या फिर किसी कैटायन की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फॉर एनायंस, तो एनायंस के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक ना। फॉर एनायंस आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी नेगेटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, थर्ड पॉइंट, ठीक, कि फॉर एनी एटम, तो फॉर एनी एटम और कैटायन, ठीक, IE इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक, फॉर एनी एटम और कैटायन। लेकिन बट फॉर एनायंस, एनायंस के केस में इट कैन बी नेगेटिव, ठीक। एनायंस के केस में ये वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। एक एग्जांपल समझे, जैसे देखो जो Be- है यहाँ पे Be-, ठीक, Be- से जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव करते हैं तो यहाँ से ये Be बनता है, ठीक। ये अपना गैसियस है, ये भी अपना क्या है, गैसियस। यहाँ पे जो डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। डेल्टा H क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो Be- है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 1s2 2s2 2p1 है, ठीक। जबकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 1s2 2s2 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s2 2s2 ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है कि जो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, स्टेबल। तो इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ करते ही ये स्टेबिलिटी को अटेन कर रहा है। इस कारण से ये क्योंकि मोर स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी ये रिमूव कर रहा है और साथ ही साथ एनर्जी भी क्या कर रहा है, ये रिलीज़ कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी पॉजिटिव एंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी नेगेटिव। अगर अपने पास कोई न्यूट्रल एटम है या कोई कैटायन है तो ऐसे केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपने पास कोई एनायन है तो एनायंस के केस में ये जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक ना। नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ साथ एनर्जी भी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो फॉर एनायंस इट कैन बी नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से एग्जांपल और है। कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार मिलते हैं। तो Be- से जब Be बनेगा तो प्रोसेस आपका कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें से जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज होगी। इसी तरह से जो नाइट्राइड है N-, गैसियस, नाइट्राइड नहीं, ये जो नाइट्रोजन माइनस एनायन है, तो इससे जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से N गैसियस प्लस यहाँ भी जो डेल्टा HIE है तो डेल्टा HIE यहाँ भी क्या होता है अपने पास, नेगेटिव होता है। क्यों होता है, तो रीजन सिंपल सा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। p3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेचर में कैसा होता है, स्टेबल होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, अचीव करेगा। स्टेबिलिटी अचीव करेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो ये नेट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इस कारण से जो डेल्टा H है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव।
और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो n-2n ये जो प्रोसेस है आपका, ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर n में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो n- बनेगा। n-2n- जो प्रोसेस है आपका वो एंडोथर्मिक है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है इसमें, फोर्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ देयर इज सडन जंप इन द वैल्यू ऑफ IE, then वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रिडिक्टेड, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, ठीक। अगर IE में कोई सडन जंप आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो कौन सी दी, IE1। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो कौन सी एनर्जी दी आपने, IE2, ठीक। अब ये बताओ IE1 और IE2 में बड़ी वैल्यू किसकी होगी, तो IE1 और IE2 में जो लार्जर वैल्यू है वो किसकी होगी, IE2। ये तो बताया मैंने। इन 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, जैसे मान लो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नेचर में स्टेबल होता है, तो इस कारण से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। और निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी IE3, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो IE3 की जो वैल्यू है वो IE1 और IE2 से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर कहीं पे एक सडन जंप आ रहा है, ठीक ना, 2 IE के बीच में एक गैप जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन से इसको समझ रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, ठीक ना, इसको समझ लो आप कि यहाँ पे अपने पास IE1, IE2 और IE3, ठीक ना। तो मान लो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस का हो जाएगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेचर में क्या है, स्टेबल है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान काम नहीं है, तो इस कारण से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए IE1, IE2 से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जो है वो किसकी मिलेगी, हमें IE3 की मिलेगी। अच्छा, इसके बाद जैसे इसका क्वेश्चन समझें तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी आइडेंटिफाई द एलिमेंट। यहाँ पे एक एलिमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। गिवन है कि उस एलिमेंट के लिए IE1 की जो वैल्यू है ये है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। IE2 की जो वैल्यू है ये 15.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। IE3 की जो वैल्यू है ये अपने पास 35.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और IE4 की जो वैल्यू है ये अपने पास जो है लगभग 255.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, ऑप्शन अपने को गिवन है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, बेरिलियम और फ्लोरीन। ठीक, इसमें से कौन सा एलिमेंट है ये? तो 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी वो कितनी दी? लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे को निकालने के लिए एनर्जी कितनी दी? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे को निकालने के लिए एनर्जी कितनी दी? 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, डिफरेंस कितने का आया? लगभग 10 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आया? लगभग 20 का। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिए। जब चौथा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो एनर्जी लगभग 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दी। मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है
कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जा रहे हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रिमूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 3। और गिवन ऑप्शंस में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 कहाँ किस में है, तो एल्यूमिनियम में है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है। एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है उसके पीछे जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दे रखी है और आपसे बोला है कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। तो भाई यहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि I1, I2, I3 तो ये वैल्यूज जो है वो कम कम वैल्यूज हैं, या इनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी जो है वो कम है, जबकि I4 जो है इसकी वैल्यू काफ़ी हाई है। इन तीनों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। मतलब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास। लास्ट पॉइंट ये है, यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। लास्ट पॉइंट इसमें ये है 5th, ठीक, कि फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ IE इज लो while for non-metals value of IE is high। हमें पता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, तो इस कारण से मेटल्स के लिए जो IE की वैल्यू होगी वो कम होगी। नॉन मेटल्स जो है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं होती है, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, इस कारण से नॉन मेटल्स के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो काफ़ी हाई होती है। एक एग्जांपल से अगर समझे हम, तो देखो सेकंड पीरियड में लिथियम से लेकर जब आप बढ़ोगे फ्लोरीन तक, ठीक, तो आपको पता है कि लिथियम जो है ये मेटल है, जबकि फ्लोरीन जो है ये अपना क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। अब आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका जो है ये 520 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक। अब ये बताओ लिथियम और फ्लोरीन में जो आयोनाइजेशन है वो ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की या फ्लोरीन की? तो फ्लोरीन की। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है और लिथियम जो है वो क्या है, मेटल है। तो फ्लोरीन जो है इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 1650 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, ठीक। मतलब लगभग 1600 किलो जूल होती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और हमें मिलता है, ठीक। अगर IE का डेटा गिवन है और आयोनाइजेशन एनर्जी 500 किलो जूल के आसपास है, ठीक, तो हम बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज कर रहा है, ठीक। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये 500 किलो जूल के आसपास है, ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो एलिमेंट है वो मेटल है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि एक एलिमेंट है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 250 किलो जूल पर मोल, ठीक ना, 250 किलो जूल पर मोल, तो आप क्या बताओगे वो मेटल है या नॉन मेटल? तो हम बोलेंगे वो मेटल है। अगर कोई एलिमेंट है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 300 किलो जूल पर मोल, तो हम क्या बोलेंगे, मेटल है। 400, 500, 600, 700, तो हम क्या बोलेंगे, मेटल है। अगर किसी एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है IE की वैल्यू गिवन है और ये 1500 किलो जूल पर मोल के आसपास आपको मिल रही है, ठीक ना। जैसे फ्लोरीन के लिए कितना है, 1600 किलो जूल पर मोल, तो हम बोल देंगे कि वो जो है नॉन मेटल है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक एलिमेंट है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1312 किलो जूल पर मोल है, तो ये 1500 किलो जूल पर मोल के आसपास हो गया। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है आपका ये मेटल नहीं है, ये जो एलिमेंट है अपना ये क्या है, एक नॉन मेटल, ठीक। पर्टिकुलरली ये हाइड्रोजन के लिए, ये जो मैंने डेटा लिखा है किसके लिए लिखा है, हाइड्रोजन के लिए। तो हमें पता है हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन जो है ये आपका एक नॉन मेटल। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये अगर 2000 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है, ठीक, तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि ये आपका नोबल गैस है, ठीक ना। जो एलिमेंट है आपका वो क्या हो जाएगा, नोबल गैस, क्योंकि आपको पता है कि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या नोबल गैस अगर स्टेबल है तो उनसे इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हम नहीं कर पाते और एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इस कारण से
आयनाइजेशन एनर्जी के जो वैल्यू है वो 2000 किलो जूल पर मोल से हमें ज़्यादा मिलती है। तो अगर डेटा गिवन है कि एक एलिमेंट है जिसके लिए IA की वैल्यू मान लो 2500 किलो जूल पर मोल दे रखी है, तो हम सीधा बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है आपका वो क्या है, एक नोबल गैस है। तो ये था फीचर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। फीचर्स के बाद नेक्स्ट अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक ना, इसके बारे में बात कर ले। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी को टोटल 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई किसी इलेक्ट्रॉन पे अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक ना, पहला फैक्टर है और डोमिनेटिंग फैक्टर भी है। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो है शेल नंबर। तो शेल नंबर जो है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप शेल नंबर बढ़ाओगे तो शेल नंबर के बढ़ने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान हो जाएगा, तो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। शेल नंबर बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट जो फैक्टर है फोर्थ, ठीक ना, थर्ड फैक्टर जो है यह है शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा, ठीक, तो आपको पता है कि Z इफेक्टिव जो होता है ये होता है Z माइनस सिग्मा। ठीक, सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और Z इफेक्टिव अगर घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, इस कारण से जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक, सिग्मा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो भाई शील्डिंग अगर बढ़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव घटेगा, और Z इफेक्टिव अगर घटेगा तो इसका उसको निकालना आसान हो जाएगा और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक, फोर्थ फैक्टर जो है, ठीक ना, तो फोर्थ फैक्टर ये है कि फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IE वैल्यू इज हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक ना। क्यों? अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज करो P3 कॉन्फ़िगरेशन, तो P3 कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि P3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेचर में कैसा होता है, स्टेबल होता है। अब क्योंकि ये स्टेबल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करना नहीं चाहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना जो है वो आसान काम नहीं होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो एनर्जी हमें सफिशिएंटली ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक, और इस कारण से जो IE की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नेचर में कैसा होता है, स्टेबल, और क्योंकि वो नेचर में स्टेबल है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करना नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी। ठीक, और लास्ट फैक्टर है इसमें पेनिट्रेशन पावर। ठीक, तो पेनिट्रेशन पावर क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि देखो आपको पता है कि जो शेल्स होते हैं, जैसे ये हो गया शेल, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। ठीक, S, P, D और F। अब ये बताओ S, P, D और F में न्यूक्लियस के एक शेल के अंदर, ठीक ना, ये जो फैक्टर है ये फॉर सेम शेल के लिए है, ठीक ना, फॉर सेम शेल। ठीक, तो अगर एक पर्टिकुलर शेल की बात करें तो शेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सब शेल्स प्रेजेंट है। अब सब शेल्स में भी कौन कौन से सब शेल्स हैं, S, P, D और F सब शेल्स प्रेजेंट है। S, P, D, F सब शेल में न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक सब शेल कौन सा है, S। ठीक, न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक ना, क्लोजनेस, तो क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, तो क्लोजनेस टू न्यूक्लियस सबसे नज़दीक S है और सबसे दूर कौन है, F।
मान लो एक इलेक्ट्रॉन F में है, एक इलेक्ट्रॉन S में है, तो F से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान होगा, जबकि S से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा S सबशेल के लिए होगी और सबसे कम किसके लिए होगी? F सबशेल के लिए होगी। क्यों? क्योंकि S सबशेल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जबकि F सबशेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर है। ठीक ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान है। तो अगर एक पर्टिकुलर शेल की बात करें तो शेल के अंदर सबशेल्स होंगे और उन सबशेल्स में सबसे ज़्यादा जो IP होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? S के लिए होगा, और सबसे कम किसके लिए होगा? F के लिए होगा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। भाई आपने, क्योंकि ये क्रैश कोर्स हम लोग देख रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा है कि sp3, sp2, sp इस तरह के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं और उनमें कुछ परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, p या d कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, अब s कैरेक्टर जिसमें जितना ज़्यादा होगा, यानी s का नेचर ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल की क्लोजनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो उस ऑर्बिटल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। चलो, तो हमने यहाँ पे 5 फैक्टर्स देखे। 5 फैक्टर्स किस पे भाई आई डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर था जेड इफेक्टिव। तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है पीरियोडिक वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, और पीरियोडिक वेरिएशन यही से दिख रहा है। आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता है और जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है। अब जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि एक जो नॉर्मल ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट आई बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो शेल नंबर बढ़ेगा और शेल नंबर बढ़ेगा तो आई घटेगा। ठीक, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और है, जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड फैक्टर क्या था भाई? सिग्मा। फोर्थ फैक्टर क्या था आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिफ्थ फैक्टर कौन था आपका? परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इस पर भी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करता है। ठीक, इस कारण से बहुत सारे एक्सेप्शन हमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अब पीरियोडिक वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसमें पीरियोडिक वेरिएशन और उनके एक्सेप्शंस को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।